बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो नहायत ही अहम है और ये हमारे बहुत सारे दोस्तों की जो गुज़िश्ता वीडियोज़ हमने की थी उनमें फीडबैक की वजह से आप लोगों की ख्वाहिश थी कि ये जो आजकल सूद और प्राइवेट सूद का ये जो कारोबार चल रहा है, जिसको आम लोग पुश्तो ज़बान में हमारे इस इलाकों में अंडर पलाई के नाम से भी उसको जानते हैं, एक इंतहाई अहम मौजू है और इंतहाई अहम टॉपिक है। बहुत सारे दोस्त हमारे इस पे ख्वाहिश रखते हैं कि उनके बारे में जानने के कवानीन इसके हवाले से क्या है, कौन सा कारोबार सूद के ज़ुमरे में आता है और अगर कोई इस किस्म के कारोबार में मुलव्विस है तो उसकी सज़ा क्या है और उसके लिए कानूनी चाराजोई का क्या रास्ता है। तो दोस्तों, मज़ीद तफसील में जाने से पहले और जो इसकी जो कानूनी चाराजोई है या इसके जो कानून के हवाले से जो बातें हैं उसमें डिस्कस करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि सूद को अल्लाह ताला ने ये मना फरमाया है, हमारे दीन ने इसको मना फरमाया है और हमारे दीन और मज़हब में बया और कारोबार जो है उनको हलाल फरमाया गया है और जो सूद के कारोबार है उसको बिल्कुल मना फरमाया गया है और हमारे दीन में इसकी बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सूदी कारोबार से बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं और जो मालदार है वो मालदार हो जाता है और जो गरीब सूद में चला जाता है उसके धंधे में, तो उसका फिर उससे निकलना मुमकिन नहीं होता। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसी मौजू पर बात करूं कानूनी हवाले से, हमारे मुल्क के जो कवानीन है इस हवाले से क्या कानून साजी हुई है। चूँकि हमारा मुल्क आपको पता है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, यहाँ के कवानीन भी इस्लामी हैं और इस किस्म के कारोबार को कम अज़ कम प्राइवेट हद तक हुकूमत ने कवानीन बना के इसको मना फरमाया है। तो इसी पे बात करते हैं। सबसे पहले ये है कि जो लोग सूदी, इसमें 3 किस्म के ये लोग इन्वॉल्व होते हैं सूदी कारोबार में और गवर्नमेंट ने 2016 में जो बिल पास किया है अभी रिसेंटली इस हवाले से, प्राइवेट जो ये इंटरेस्ट लोग लेते हैं इसके हवाले से 2016 में जो बिल पास हुआ है उसी बिल में उसके सेक्शन 3 में ये करार दिया गया है कि अगर कोई इस तरह का कारोबार करेगा, सूद पे पैसे देगा, सूद पे रकम देगा या इस किस्म का जाहिर करेगा कि गाड़ी फ़रोख्त कर दी है या कोई और चीज़ फ़रोख्त कर दी है और उसको असल में हकीकत में वो सूद होता है और लेकिन ज़ाहिरी अंदाज से उसमें ये शो करते हैं कि हमने गाड़ी फ़रोख्त की है, ये किया है, तो असल तो कर्ज़ रकम देकर फिर उस पर सूद वसूल करते हैं। तो इस किस्म की सूद को सेक्शन 3 में जो ये अभी हमारा आर्डिनेंस है KPK प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्राइवेट लोन 2016, तो ये जो हमारा सेक्शन 3 है इसका वो इस हवाले से है कि अगर कोई इस किस्म का कारोबार करेगा, किसी को सूद पे रकम देगा तो उसके लिए 10 साल की, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल की सज़ा है और कम से कम उसमें 3 साल की वो सज़ा रखी गई है और जो जुर्माना है वो इसके अलावा है 10 लाख तक उसमें जुर्माना भी हो सकता है। तो इसका तरीक़ाकार क्या है, अगर कोई इस कारोबार में इन्वॉल्व हो किस तरह उसके ख़िलाफ़ कानून में हरकत आएगा, बुनियादी बात इसमें ही है। ये अगर हम देख लें तो जो हमारा मुआशरा है, जो हमारा सोसाइटी है, इसी कारोबार ने, इसी धंधे ने तकरीबन बहुत सारे ख़ानदानों को तबाह कर दिया, उनकी वो जो मुस्तकबिल है वो तारीक कर दिया, उनके जायदादों से महरूम कर दिया, माल से महरूम कर दिया और जो सूद पे जिसने उधार ली हो तो वो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। 1 लाख 2 लाख से सूद शुरू, कर्ज़ रकम से जो सूद पे लेते हैं वो शुरू हो जाता है और फिर करोड़ों तक पहुंच जाता है लेकिन वो ख़त्म नहीं होता। तो इस हवाले से इस सेक्शन 3 जो इस बिल का है, इस एक्ट का है, वो इस हवाले से क्लियर है कि जो इस किस्म का कारोबार करेगा उसको 10 साल तक इसमें सज़ा होगी, 10 लाख तक जुर्माना होगा और कम से कम सज़ा उसमें 3 साल तक है। तो ये एक बात हो गई। दूसरी अब आते हैं कि इसमें 3 किस्म के लोग, जिस तरह मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि 3 किस्म के लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं और उनको पकड़ना फिर आम आदमी के लिए फिर वो मुश्किल हो जाता है और रोज़ाना वो सूद पे सूद देता चला आता है और सूद ख़त्म नहीं होता और कर्ज़ अपने हिसाब से उधार रहता है और जो सूद है वो रोज़ाना बढ़ता चला जाता है। तो इस हवाले से जो दूसरे किस्म के इसमें जो लोग हैं उनके लिए भी इसी लामे सेक्शन 4 फिर इसका जो है इस बिल का उसमें यह है कि
सेक्शन 4 में फिर ये दिया गया है कि जो सूद के अबेटमेंट के ज़ुमरे में जो आते हैं, जो मुआविनत करेंगे इनके साथ, जो ताउन करेंगे, जो उसको जो रकम, जो बंदा सूद पे रकम देता है उसको वो रकम देता है, फिर वो किसी और को देता है, लेकिन मतलब इनडायरेक्ट इसी कारोबार में भी अगर कोई मुलविस हो और वो जो मनी लेंडर है उसको जो वो पैसे देता है, तो उसके खिलाफ भी वही सज़ा उसकी भी होगी जो इसके मेन जो सूद पे देने वाला जो शख्स है उसकी जो सज़ा होती है। तो उसको भी जो इस मामले में ताउन करता है उसको भी यही सज़ा मिलेगी। तीसरी जो बुनियादी और अहम बात है वो ये है कि आम तौर से जब ये होता है कि जब कोई सूद पे रकम लेता है, फिर वो जिसने सूद पे दिए होते हैं वो हमारे माशरे के, हमारे लोकेलिटी के अक्सर ताकतवर लोग इसमें होते हैं और वो अपनी रकम के वसूल करने का वो गुर भी जानते हैं कि अभी किस तरह उनसे ये रकम वसूल करना है, ये सूद वसूल करना है। तो इसी बिल में तीसरे जो किस्म के लोग हैं वो ये लोग हैं कि वो फिर उसी शख्स के साथ जाते हैं और उन पर दबाव डालते हैं और उन्हें कहते हैं कि जो आपके ज़िम्मे वो कर्ज़ और सूद वो जो वलदा है वो आप हमें पे कर दे, और वो उसमें धमकियाँ देता है और इस किस्म की वो उसके साथ ताउन करते हैं। जो इस किस्म के लोग हैं उनके लिए फिर भी वही सज़ा है, उनके लिए अलग किस्म की फिर ये वो सज़ा है, 5 साल तक उसमें ये सज़ा दी गई है। तो ये जो लोग हैं इसके हवाले से इन्वॉल्व है इन कारोबारों में, तो ये कानून उनके हवाले से बिल्कुल वाज़ेह है। अभी कानून को हरकत में लाया जाएगा कैसा, मतलब एक शख्स ने कर्ज़ लिया है, अभी वो कर्ज़ पे भी नहीं कर सकता, उस पर सूद भी जा रहा है, लोग उनको धमकियाँ दे रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि अगर आपने हमारी रकम नहीं दी तो ये होगा। उनकी ज़िंदगी भी ख़तरे में डाली हुई और उनको अमलन ज़िंदगी उनकी अजीरन कर दी है। तो उसके हवाले से जब कानून को हरकत में लाने के लिए ये है कि फिर इसके लिए जस्टिस ऑफिस जो हमारे होते हैं, सेशन जज साहिबान हर डिस्ट्रिक्ट में ये होते हैं, उनके ख़िलाफ़, इन लोगों के ख़िलाफ़ फिर आप वहाँ जाएंगे और उसी अदालत में आप कंप्लेंट दायर करेंगे और कंप्लेंट की उसूली पर वही अदालत डायरेक्ट पुलिस स्टेशन को वो लिखेगी, नोटिस जारी करेगी कि ये जो शख्स है इसको गिरफ्तार भी किया जाए और इसके ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज किया जाए। तो यही एक तरीका है कंप्लेंट करने का कि आप जाएंगे वहाँ पर कंप्लेंट दर्ज करेंगे, कंप्लेंट के बाद यहाँ पर पुलिस बाउंड है कि उसी अदालत के आर्डर की रोशनी में ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कर दे। ये पूरी कहानी फिर पुलिस को बतानी होती है। अभी एक और अहम ज़रूरी बात है कि जब इस किस्म की मुकदमा भी दर्ज हो गया, वारंट भी जारी हो गया, वो बंदा भी गिरफ्तार हो गया, आगे फिर क्या होगा? तो इस शख्स का ट्रायल फिर होगा और ट्रायल जब होगा वो जुडिशल मजिस्ट्रेट से कम अदालत में उसका ट्रायल नहीं हो सकता है। कानून इस हवाले से मुकम्मल क्लियर है कि इसका जब ट्रायल होगा तो जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत से कम अदालत में उसका ट्रायल नहीं होगा। ये बुनियादी इसमें बात है। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और जो लोग पूछते हैं और वो इंतहाई अहम है, और वो ये है कि अगर एक बंदे ने सूद पे रकम ली हुई है और उन्होंने कंप्लेंट भी दायर कर दी और जिससे रकम ली हुई उसके खिलाफ FIR भी हो गया, लेकिन इस FIR दर्ज करने से पहले, इस कंप्लेंट दर्ज करने से पहले इसी उधार रकम पर उन्होंने उस रकम देने वालों को बहुत सारा सूद पहले पे किया हुआ है। मतलब इसने बहुत सारा सूद पहले से पे किया हुआ है उस शख्स को, और मिसाल के तौर पर अगर उधार की रकम 10 लाख थी तो इसने वो सूद चढ़ता चढ़ता 20 लाख तक पहुंच गया है, डबल हो गया है, तो 10 लाख तक इसने सूद उसमें अदा कर दिया है। तो वही जो सूद जो एक्स्ट्रा उन्होंने लिया है, फिर अदालत इसमें ये करेगी कि ये जो रकम है, असल जो अमाउंट है, मिसाल के तौर पर असल अमाउंट 10 लाख थी, सूद उस पर चला गया 10 लाख तक, और तो ये जो 10 लाख तक रकम इजाफी उस शख्स ने ली है वो अदालत हुक्म करेगी कि वो उस शख्स से रिकवर कर ले और उसको सिर्फ असल रकम देगी जो उसने असल रकम वो कर्ज पे दी हुई है। तो ये बुनियादी इसमें बात है। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि जिससे आपने वो सूद पे रकम ली हुई है, कर्ज पर रकम ली हुई है, वो शख्स इनकार करता है कि नहीं, जब तक मुझे आप असल रकम नहीं दोगे मैं ये अपना असल रकम वसूल नहीं करना चाहता। मिसाल के तौर पर उसको आप 10 लाख रुपए उनके आपके ज़िम्मे वाजिब उल अदा थे, असल जो रकम है, असल बुनियादी और कर्ज जो लिया है, और वो रकम वो वसूल नहीं करता और वो उसका शर्त ये है कि मुझे वो सूद भी दिया जाए। तो अगर वो इनकारी है, उस रकम को वसूल नहीं करता, तो आप जाएंगे उसी रकम को
کو عدالت میں پھر جمع کریں گے اور عدالت پھر اسے حکم دے گی کہ اگر اپنا رقم نکال سکتے ہو تو آپ کسی بھی وقت آ جائے عدالت میں اور اپنا رقم وہ نکال لے. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں. اس حوالے سے ہمیں اس کے حوالے سے ویجیلنٹ ہونا چاہیے. آپ کی بہت ساری لوگوں کے سوالات ہیں, بہت سے جس قسم کے بھی آپ کے سوالات ہوں گے, تجاویز ہوں گے, انشاءاللہ ہم آپ کے ان کے جوابات دیں گے. ہمارا ای میل نمبر بھی اس پہ دیا گیا ہے, ہمارا موبائل نمبر, واٹس ایپ نمبر. کنٹیکٹس کے لیے آپ ہمیں اپنے فیڈ بیک دے سکتے ہیں کہ جو لوگ اس کاروبار میں ملوث ہیں ان کے خلاف مزید کیا قانون میں کیا اس کے خلاف کارروائی ہے, یا اور آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات ہو آپ بالکل ہم سے وہ پوچھ سکتے ہیں. ان کے انشاءاللہ ہم آپ کو جوابات دیں گے, تعاون کریں گے. عملاً یہ ایک قسم کا بالکل نیک کام ہے, جہاد ہے کہ آپ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں کہ جو یہ کاروبار کر رہے ہیں, یہ دندہ کر رہے ہیں, ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیا انہوں نے, بہت سے نوجوانوں کو تباہ کر دیا, بہت سے لوگوں کو تباہ کر دیا, ان کو لالچ دے کر. تو ان کے خلاف آپ کو بالکل ہم ہر قسم کی قانونی جو معلومات ہے وہ فراہم کریں گے. ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا بھی ہم نے راستہ بتا دیا ہے. یہ اور اس قسم کے دیگر جو آپ کے تجاویز ہو ہم ان کو ویلکم کریں گے. بالکل میں حاضر ہوں, آپ ہر وقت ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آج کے لیے یہ کافی ہے. نیکسٹ جو ہمارا پروگرام ہوگا اسی پروگرام میں ہم مزید ڈسکس کریں گے کہ آگے پھر اگر ایسے جھوٹے مقدمات ہوں یا ایسے مقدمات میں اپیل پھر کس طرح دائر ہوگی, کس کو دائر ہوگی. تو یہ جو دیگر چیزیں ہیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی فیڈ بیک کی روشنی میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.